अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़खर दुरानी और आप देख रहे हैं फैक्ट चेक पाकिस्तान। आज तीन मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। पहले नंबर पे बात करेंगे कल ये जो इमरान खान जिसमें नैब तरमीमी बिल के हवाले से जो पीटीआई ने चैलेंज किया हुआ था अदालत में, उसका कल फैसला महफूज हो गया है। ये मुतवक्के तौर पे फैसला क्या हो सकता है और ये जो तरामीम की गई थी हुकूमत की तरफ से वो दरअसल तरामीम थी क्या, इसके ऊपर बात करेंगे तफसील के साथ। दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे हुकूमत ने जो है एक ग्रैंड या ग्रेट फायरवॉल जो है वो इंस्टॉल करने का जो है बाकायदा तौर पे आगाज़ कर दिया है। आपको याद होगा मैंने कुछ दिन पहले इस हवाले से खबर भी दी थी कि जो हुकूमत है वो सोशल मीडिया के ऊपर पाबंदी लगाने जा रही है। आज उस पे जो है मज़ीद जो पेशरफ्त हुई है, उमर चीमा साहब ने भी इसके ऊपर जो है वो खबर दी है, जो कि मेरी खबर की तस्दीक होती है इससे। इसके ऊपर भी तफसील के साथ बात करेंगे कि ये है क्या जो ग्रेटर जो फायरवॉल है इस पे। और तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे कि जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बिजनेसमैनों का एक वो वफद लेके चाइना गए हुए थे, जिसमें बी टू बी बिजनेस टू बिजनेस भी कुछ एमओयू साइन हुए हैं और उसके साथ साथ जी भी जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट है वो भी कुछ एमओयू साइन हुए हैं। उसमें एक जो अहम पेशरफ्त है कि चाइना और पाकिस्तान के दरमियान ये एक मफाहमत की याददाश्त जो दस्तखत हुई है, जिसके मुताबिक अब चाइना पाकिस्तान में जो सोलर पैनल्स हैं और उसके साथ साथ ट्रैक्टर्स हैं वो पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर करेगा। इसके ऊपर भी तफसील के साथ बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो नैब तरमीमी बिल जो था उसके हवाले से। आपको याद होगा कि ये काफ़ी अरसे से ये केस चल रहा था। फिर इसमें एक तनाज़ा ये आ गया कि जब जस्टिस सदर मिनल्ला ने कहा कि पिटिशनर को भी इस केस के हवाले से वो हाजिर होना चाहिए, और पिटिशनर इसमें इमरान खान थे जिन्होंने ये चैलेंज किया हुआ था हुकूमत जो पिछली पीडीएम की हुकूमत थी, उन्होंने नैब तरमीमी बिल लाया था, नैब के जो ऑर्डिनेंस है उसमें तरामीम की थी, तो उसको इमरान खान ने चैलेंज किया था। तो ये पिछली कोई 3-4 समात पहले जस्टिस सतर मिनल्ला ने कहा कि इमरान खान को पेश होना चाहिए, जिसका फिर ये बंदोबस्त किया गया कि उनको वीडियो लिंक के ज़रिए इमरान खान को ये पूरी जो समात थी, उसके दौरान वो हाज़िर होते थे। फिर ये तनाज़ा हुआ कि इमरान खान, क्योंकि ये केस एक दफ़ा पहले लाइव स्ट्रीम हो चुका था, तो जस्टिस सतर मिनल्ला ने और पीटीआई ने मुतालबा किया कि इमरान खान जब ये हैं, तो जब वो आर्ग्यू करें तो उनकी जो लाइव स्ट्रीमिंग है वो पूरे जो है उसको नशर किया जाना चाहिए, जिसपे जो 5 जजेस के बेंच में से 4 ने इसकी मुखालफत की और इजाज़त नहीं दी। कल बाकायदा इमरान खान ने अपने जो है वो दलाइल दिए और उसके साथ-साथ जो भी उन्होंने कोई बातें करनी थी इस बिल के हवाले से कि क्या किस बुनियाद के ऊपर वो इसको चैलेंज करना चाह रहे थे। उसके बाद जस्टिस जो काज़ी फ़ायज़ ईसा हैं चीफ जस्टिस, उन्होंने ये फ़ैसला जो है वो रिज़र्व कर दिया। अब ये इसका जो फ़ैसला क्या होगा, इस पे थोड़ा-सा अगर हम पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो नैब में जो तरमीम की गई थी वो बेसिकली थी क्या? इसमें बुनियादी तौर पे 3 तरमीम की गई थी। इसमें जो पहली तरमीम का वो था, मेन क्रक्स था, वो ये था कि ये नैब जो ऑर्डिनेंस था वो रेट्रोएक्टिव था, यानी अगर कोई जुर्म 20 साल पहले भी हुआ है तो नैब ऑर्डिनेंस के तहत उस 20 साल पहले वाले जुर्म को भी जो है वो उसके ऊपर सज़ा दे सकते थे। जिसका आपके सामने एग्जांपल वो जो एवन फील्ड वाला था नवाज शरीफ का पैनामा पेपर्स केस में 20-25 साल पहले अगर ये कोई प्रॉपर्टी खरीदी गई तो उसके बुनियाद के ऊपर भी वो किया गया। तो ये जो रेट्रोएक्टिव था ये जो नैब ऑर्डिनेंस, उसको ख़त्म करके इसको वो किया गया कि अब ये जो है प्रेजेंट डे से, यानी जिस दिन अगर कोई ये बिल ये वो किया गया है नैब ऑर्डिनेंस, उसके बाद आज के दिन के बाद अगर ये ऑर्डिनेंस के बाद कोई जुर्म होता है तो सिर्फ उसके ऊपर लागू होगा। माजी के पिछले 10 साल 20 साल 25 साल अगर जिस टाइम ये कोई ऑर्डिनेंस ही नहीं था या नैब का जो कानून था वो नहीं था, तो उस टाइम के ऊपर इसका वो जो है वो लागू नहीं होगा। दूसरे नंबर पे जो है ये था कि नैब ऑर्डिनेंस में पहले कि किसी को भी ये किसी के खिलाफ गवाही देने के हवाले से वो कहा जाता था, तो जो कि जो बुनियादी जो फंडामेंटल राइट्स थे उसके भी खिलाफ था, क्योंकि जो आपके आइन में एक फंडामेंटल राइट में है कि कोई किसी भी शहरी को कोई ये मजबूर नहीं कर सकता या फोर्स नहीं कर सकता कि वो किसी के खिलाफ गवाही दे। अगर कोई अपनी मर्जी से और आज़ादी से कोई गवाही देना चाह रहा है तो वो एक डिफरेंट बात है, अदरवाइज कोई मजबूर नहीं कर सकता। तो ये एक उसमें तरमीम की गई। और तीसरे नंबर पे जो एक तरमीम थी कि जो नैब में पहले रिमांड का जो पीरियड था वो 90 डेज था, तो वो तरमीम करके 15 दिन कर दिया गया था। हालांकि ये क्योंकि ये इमरान खान उस टाइम नैब के हवाले से जो केसेस चल रहे थे तो ये उसके लिए फ़ायदा मंद था,
लेकिन उसको 15 दिन किया गया। अब जब जैसे ही ये समाअत हो रही थी तो हुकूमत ने एक ऑर्डिनेंस लाया है और उसके मुताबिक अब ये 15 दिन से बढ़ा के इसको फिर रिमांड का जो पीरियड है वो 40 दिन तक जो है वो नैब उसको अपनी कस्टडी में रख के रिमांड कर सकता है। तो ये तीन बेसिक वो थी जिसकी बुनियाद के ऊपर वो किया गया। और अगर हम जस्टिस काजी फायज ईसा का जो माजी का वो देखें, ट्रैक रिकॉर्ड देखें, मैं पहले भी अपने मुख्तलिफ वीलॉग्स में ये बात करता आया हूँ कि जस्टिस काजी फायज ईसा के जो फैसले हैं वो अनपॉपुलर ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन वो कभी भी आइन और कानून से हट के कोई ऐसा फैसला नहीं देते। और उसकी बुनियाद के ऊपर अगर देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि ये जो नैब में जो पब्लिक इंटरेस्ट है या उससे कोई भी ऐसी कोई जो तरमीम की गई थी वायलेट करती थी। और इस पे ये जस्टिस काजी फायजी साहब पहले भी ये कह चुके हैं कि ये पब्लिक इम्पोर्टेंस से ज़्यादा एक टेक्निकल बुनियादों के ऊपर ये केस है। उस इसलिए जो है वो इसको नहीं दिखाना चाहते। तो ये इन बुनियादों के ऊपर देखा जाए तो जस्टिस काजी फायज ईसा ये जो पार्लिमान का एक हक है कानून साजी का या आइन साजी का, वो सुप्रीम कोर्ट के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल में भी हम देख चुके हैं। तो उसकी बुनियाद के ऊपर अगर देखा जाए तो जस्टिस काजी फायज ईसा कभी भी पार्लिमान की जो कानून साजी है उसको स्ट्राइक बैक नहीं करेंगे। सब मैक्सिमम ये हो सकता है अगर कोई इस तरह की कोई शिक है जो तरामीम की गई हैं जो कि बुनियादी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी जिससे साबित हो रही हो, उसको वो भेज सकते हैं पार्लिमान को कि इसको रिकंसीडर किया जाए। अदरवाइज जस्टिस काजी फायज ईसा कभी पार्लिमान की जो कानून साजी है उसको स्ट्राइक बैक इस तरह नहीं करेंगे। तो फैसला जो भी होगा, लेकिन ये बात अगर ये इस पॉइंट को मद्देनज़र रखा जाए तो उससे ये साबित होता है। हाँ, अलबत्ता जो जस्टिस अतर मिनल्ला हैं वो तो अपना पहले ही माइंड शो करा चुके हैं। अ, और उनके जो मुख्तलिफ रिमार्क्स हैं फिर इमरान खान के हवाले से ये जितना भी, तो वो एक डिफरेंट है। बहरहाल ये इसका फैसला जब भी आए और जो भी हो, उससे जस्टिस काजी फायज ईसा की उसके ऊपर देखा जाए तो वो पार्लिमान की कानून साजी को ख़त्म नहीं करते। अब बात कर लेते हैं दूसरे पॉइंट के ऊपर कि ये जो हुकूमत की तरफ से एक ग्रेटर जो है वो फायर वॉल के हवाले से बाकायदा इंस्टॉलेशन की जो एक प्रोसेस में है। मैंने कुछ दिन पहले ये खबर आप इसी चैनल के ऊपर दी थी कि हुकूमत जो है एक्स जो ट्विटर है उसके बाद अब यूट्यूब, फेसबुक और उसके साथ साथ टिकटॉक और दीगर जो सोशल मीडिया ऐप्स हैं उनके ऊपर भी कोई पाबंदी लगाने के हवाले से सोच रही है। पहले यही फैसला था कि शायद हुकूमत जो है तमाम मुकम्मल तौर पे इन प्लेटफॉर्म्स को बंद करेगी, लेकिन फिर इसकी जो है वो इसके मुखालफत की गई। तो फिर ये टारगेटेड के हवाले से ये सोचा गया कि टारगेटेड जो भी कोई जो है वो अनवांटेड या कोई इस तरह के जो होंगे कोई स्टेट मुखालिफ अकाउंट्स वगैरह उनको वो उनके ऊपर पाबंदी लगाई जाएगी। इस पे आज दी न्यूज़ में खबर छपी है उमर चीमा साहब के हवाले से कि हुकूमत जो है ग्रेटर जो एक फायर वॉल है वो इंस्टॉल करने जा रही है। आपको अगर चाइना का मॉडल पता हो तो चाइना में दुनिया भर के जितने भी ये मुख्तलिफ सोशल मीडिया जो या सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स हैं वो ओपन नहीं होती है अनलेस आपके पास कोई स्ट्रॉन्गर वीपीएन ना हो। तो पाकिस्तान भी अब उसी मॉडल की तरफ बढ़ रहा है। और अब जो है ये ख़ास तौर पे ये जितनी भी सोशल मीडिया ऐप्स हैं जिसके ऊपर प्रोपेगेंडा जो है भरपूर एक प्रोपेगेंडा जिस भी सियासी जमात हो या कोई भी वो करती थी स्टेट के मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस के हवाले से। तो अब ये इस हवाले से हुकूमत ने इसका तोड़ निकाला है और ज़ाहिर बात है ये इसमें मेन जो की रोल है वो इस्टेब्लिशमेंट का है। जो इसकी ये जो ग्रेटर फायरवॉल है उसकी इंस्टॉलेशन के हवाले से इसके दो बुनियादी तौर पे फ़ायदे हैं। एक तो जो ये है कि अगर कोई प्रोपेगेंडा शुरू करता है तो उसकी ये प्रोपेगेंडा ओरिजिनेट कहाँ से हुआ, किस अकाउंट से हुआ, कहाँ से बैठ के हुआ, ये तमाम तर अब जो है वो ट्रेस कर सकेगी हुकूमत। मतलब अगर कोई अमेरिका से बैठ के कोई ओरिजिनेट कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा, तो एग्जैक्ट जो है वो आपको वो सारा कुछ ट्रेस करके देगा इस ग्रेटर जो फायरवॉल है उसके तहत कि ये कौन बंदा है, ये जो आईपी एड्रेस इस्तेमाल कर रहा है। और ये इसके हवाले से ये तमाम तर जो है वो ट्रेस बैक करके ये प्रोपेगेंडा करने वालों को आसानी से पकड़ा जा सकता है। तो अब जो प्रोपेगेंडा करने वाले हैं शायद उनके लिए ये एक बुरी खबर है। मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, अभी कुछ दिन पहले इमरान खान ने जो है वो हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट के हवाले से एक मुतनाज़िया ट्वीट किया जिसमें उन्होंने वीडियो लगाई और फौज को और उसके साथ साथ जो उस टाइम के आर्मी चीफ थे जनरल याया उसको तो गद्दार का वो किया ही किया, साथ साथ फिर उन्होंने जनरल आसिम मुनीर की तस्वीर लगा के
साथ उन्होंने कहा कि जो अब जो हालात हो रहे हैं वो भी इसी तरह के, और ये इनके जो है वो अहकामात के तहत हैं। तो बहरहाल ये एक मुतनाज़ ट्वीट के बाद पीटीआई में ये एक कंट्रोवर्सी जनरेट हुई जब ये रिएक्शन आया एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। तो फिर ये कहा गया कि ये जो रऊफ़ हसन साहब थे उन्होंने कहा कि ये इमरान खान की मर्ज़ी के खिलाफ हुआ है, ये अमेरिका में बैठे जो जिब्रान इलियास हैं वो कर रहे हैं, शायद उन्होंने ये ट्वीट किया है, और उनका जो ट्विटर हैंडल है इमरान खान का या अकाउंट है वो उसको वो करते हैं, ऑपरेट करते हैं। तो अब ये ग्रेटर जो फायरवॉल है इसके बाद ये आसान हो जाएगा, ये पता चलाया जा सकेगा कि ये कहाँ से बैठ के ये जो है ये ट्वीट किया गया है या कोई पोस्ट की गई है फेसबुक के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर। तो ये ट्रेस करना हुकूमत के लिए आसान हो जाएगा। तो इससे जो एक आपकी डिजिटल जो इंडिपेंडेंस है या फ्रीडम है वो इससे मुतासिर ज़रूर होगी। अगर कोई शख्स इस तरह की बात करता है जो कि स्टेट को अच्छी नहीं लगती तो उसके बाद वो उसको ट्रेस करना स्टेट के लिए मुश्किल नहीं होगा। दूसरा, इसमें जो टारगेटेड कंटेंट है उसको भी ब्लॉक किया जा सकेगा। इस हवाले से जो है ये हुकूमत ने ऑलरेडी ये परचेज़ तो पहले ही कर लिया था, लेकिन अब ये प्रोसेस में है इंस्टॉलेशन के। तो ये एक जो है इसके दोनों ही पहलू हैं। इससे एक तो आपकी जो डिजिटल फ्रीडम है वो भी कर्ब होने के जो है वो चांसेस हैं, और उसके साथ-साथ जो स्टेट है उसके लिए ये है कि ये मुकम्मल तौर पे मॉनिटरिंग, कि अगर कोई स्टेट के खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा करता है तो ये उसके लिए आसान हो जाएगा हुकूमत के लिए कि उसको ट्रेस करना। बहरहाल अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। आपको पता है कि जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ हैं वो चाइना गए हुए थे अपने पूरे वज़रा के वफ़द के साथ, और उसके साथ-साथ जो बिज़नेस कम्युनिटी थी वो उसको भी साथ लेके गए। इस हवाले से मैंने तफ़सील के साथ कुछ दिन पहले एक वीलॉग किया भी कि क्या-क्या जो है ये इस दौरे के दौरान जो मुफ़ाहमत की याददाश्तों के ऊपर दस्तखत होंगे, जिसमें ML1 है जो मेन लाइन 1 है रेलवे की, कराची से लेके पेशावर तक या खैबर तक, वो, और उसके साथ-साथ फिर कुछ जो है वो एनर्जी प्रोजेक्ट्स के हवाले से ये G2G जो थे साइन होने थे MOUs, ये कोई $10.8 बिलियन के थे। उसके साथ-साथ जो बिज़नेस टू बिज़नेस वाला था वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। इसमें एनर्जी के साथ-साथ जो है एग्रीकल्चर और दीगर जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके हवाले से दोनों मुल्कों की जो बिज़नेस कम्युनिटी है वो आपस में कोई वो करना था, उन्होंने एग्रीमेंट्स वगैरह। तो इसमें आज एक पेशरफ्त ये हुई है कि पाकिस्तान की तरफ से और चाइना की तरफ से मुख्तलिफ कंपनीज़ के दरमियान में मुफ़ाहमत की याददाश्त ये उसके ऊपर दस्तखत हुए हैं, और अब जो चाइनीज़ कंपनीज़ हैं वो पाकिस्तान में आके मुख्तलिफ जो ये जो सोलर एनर्जी पैनल्स हैं वो पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर करेंगे, और उसके साथ-साथ जो ट्रैक्टर्स हैं ट्रैक्टर्स के हवाले से भी ये एक पेशरफ्त हुई है कि जो मुख्तलिफ बिज़नेस जो पाकिस्तान की कंपनीज़ हैं, चाइनीज़ के साथ मिलके पाकिस्तान में ट्रैक्टर्स के हवाले से भी मैन्युफैक्चरिंग का और असेंबलिंग का जो है वो काम किया जाएगा। तो ये इस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा बड़ा इम्पोर्टेंट था, लेकिन MOUs से खाली वो नहीं होता, हुकूमत को जो है वो एक इस तरह का एनवायरनमेंट भी देना होगा कि आसानी के साथ जो बिज़नेस यहाँ पे बिज़नेस कम्युनिटी है उनको बिज़नेस स्टार्ट करने के हवाले से मौक़े फ़राहम किए जाएँ और सहूलियात फ़राहम की जाएँ। तो इस पे हुकूमत ये एक अच्छी पेशरफ्त है, लेकिन इसके ऊपर अमल दरामद कब होता है वो बाद में देखा जाएगा। बहरहाल आज तक के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम भी पसंद आएगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।